ओके, पिछले क्लासेस का टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग सर्किट एलिमेंट्स में थे और सर्किट एलिमेंट्स में रेजिस्टेंस में हम लोग थे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो आप लोगों को बता चुके थे कि कोई भी एक स्लैब लेंगे ना, कंडक्टर मटेरियल का कोई भी अगर स्लैब हम लोग लेंगे और उस स्लैब को प्लेस करेंगे, कंडक्टर मटेरियल के स्लैब को अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो जाहिर है इसमें बहुत सारे एटम हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अवेलेबल हैं। और हमें पता है कि मोल्स कंसेप्ट के हिसाब से इवन 1 मोल भी अगर हम लोग लेते हैं तो 1 मोल में भी 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है मॉलिक्यूल्स की, और जाहिर है हर एक मॉलिक्यूल्स एटम्स से बना है, एटम्स भी बहुत ज्यादा है। तो एटम्स ज्यादा होने से हमें पता है कि बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ एटम्स इस सैंपल में हमारे पास अवेलेबल है। और हर एक एटम से क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं कि कंडक्टर की ये पहचान है कि हर एक कंडक्टर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बाउंड रहता है कि वो आराम से फ्री हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दे चुके थे कि ब्रिक वाला एग्जांपल दे चुके थे कि ब्रिक है, यहाँ पे ब्रिक का वॉल है, तो जाहिर है यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स है जिसने ब्रिक को बांधे रखा है। अगर इससे ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इसमें से ब्रिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो ब्रिक को बाइंड करने वाले फोर्स से, यानी ब्रिक को बांधे रखने वाले फोर्स से अगर ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ब्रिक यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंधे हुए हैं किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है, तो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि कूलम्स फोर्स में जो आपका फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर का, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो नतीजा होता है कि आपके कंडक्टर्स में एटम में प्रोटॉन्स हैं और अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट जितना बड़ा होता चला जाएगा, जितना दूर होता जाएगा अपने प्रोटॉन से, उतना ही यहाँ पे बांधे रखने वाली जो फोर्स है ना वो कम होती चली जाएगी। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो जाहिर है डिस्टेंस जितना बड़ा होता चला जाएगा आपका फोर्स उतना ही वीक होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कंडक्टर की ये पहचान होती है कि कंडक्टर के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने लूजली बाउंड होते हैं कि हल्का सा भी फोर्स मिले तो वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री होके उस पूरे सरफेस में, उस पूरे मेटल के सरफेस में, उस पूरे कंडक्टर के सरफेस में इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं, जिनको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। यानी ये जो सैंपल है ना, ये जो कंडक्टर का सैंपल है, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, और मिलियंस ऑफ एटम्स में से हर एक एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक या एक से ज्यादा फ्री हो चुका है, और फ्री होके इस पूरे सरफेस में जहां तहां मूव कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये मूवमेंट जिगजैग मैनर में होता है और सबका इंडिविजुअल हर एक एटम का होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का होता है जिगजैग मैनर में। और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जहां तहां मूव कर रहा है रैंडमली, और किसी ना किसी और एटम से या किसी ना किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। टकराने के बाद परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन भी बदल जा रहा है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बदल जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आगे चलकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और डिटेल्स हम लोग देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि सारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना, सब जिगजैग मैनर में रैंडमली है, यानी हम लोग कह नहीं सकते कि कब कौन सा इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो नतीजा होता है कि सबका जो सम टोटल होता है ना मूवमेंट का, सबकी सम टोटल जो होती है काइनेटिक एनर्जी की, वो इफेक्टिवली जीरो हो जाती है। ठीक है, और सबका मूवमेंट जो है ना एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस वक्त इधर जा रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा। तो हमें पता है कि चार्ज के मूवमेंट से करंट होता है, लेकिन यहाँ हर एक चार्ज का मूवमेंट ऐसे डायरेक्शन में है कि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है और इफेक्टिवली कोई करंट हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे इस स्लैब को, तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लगा दिया, हमने डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया,
इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है, और इस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा के इन इलेक्ट्रॉन्स को अब एक डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर दिया, और इसी को हम लोग करंट बोलते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में आपके चार्ज का, आपके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, और हमें पता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ही करंट होता है। तो यहाँ करंट का फ्लो होने लगा। अब होता क्या है कि पहले बता चुके हैं आपको कि जो भी कंडक्टर होगा ना वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में होगा। जैसे मान लो क्यूब है, क्यूबिक लैटिस आपके कॉपर का होता है, तो यहाँ क्या है, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एटम्स हैं, और इस तरह बहुत सारे क्यूब्स को मिला के, इस तरह बहुत सारे आपके क्यूब्स को मिला के एक यूनिट सेल बनता है, इसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। और इस तरह एक साथ ये छोटे छोटे, बहुत छोटे हैं ये, क्योंकि इनका जो लेंथ होता है वो मॉलिक्यूलर लेंथ के बराबर होता है, यानी बहुत छोटे हैं ये लोग। तो ऐसे बहुत सारे क्यूब्स को मिला के, बहुत सारे क्यूब्स को मिला के आपका फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा बनता चलता है। ये स्ट्रक्चर लगातार रिपीट होता रहता है, कुछ क्यूब इधर, कुछ क्यूब इधर, कुछ क्यूब उधर, और इस तरह करके आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनता है। यानी अगर हम लोग गौर से देखें तो कॉपर का एटम अपने जगह पर फिक्स, लैटिस है, लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस अरेंजमेंट में, तो कॉपर का एटम अपने जगह पर फिक्स, और हर एक कॉपर एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, अपने पेरेंट एटम को छोड़ चुका है, और जहां तहां मूव कर रहा है, ठीक है। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक डायरेक्शन में ही मूव करने लगता है, जिसकी वजह से करंट होता है। अब होता क्या है ना कि यहाँ पे कॉपर एटम्स अपने पोजीशन पे फिक्स हैं, जो कॉपर एटम्स अब कॉपर आयंस में बदल चुके हैं, क्योंकि पहले क्या था, कॉपर एज ए होल न्यूट्रल था, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें हैं। लेकिन होता क्या है कि अभी मैंने बताया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम को छोड़ के निकल गया, तो जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया कॉपर एटम, यानी वो कॉपर आयन में बदल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम लोग कहेंगे कि Cu पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है, तो ये आयन से बदल गया। तो ये जो एटम ओरिजिनली क्यूब के एंड पे रहते हैं, क्यूब के कॉर्नर पे रहते हैं, वो फिक्स तो है अपनी पोजीशन पे, लेकिन अपने पोजीशन पे ये वाइब्रेट करता रहता है। हमेशा ध्यान में रखना, एटम्स जो है क्यूबिक लैटिस में अपने पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन इस पोजीशन पे एक मीन पोजीशन के अलोंग ये एटम्स भी वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा है। जैसे होता है ना वाइब्रेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशंस की तरह। जैसे सिंपल पेंडुलम है, एक बॉब लटका हुआ है, तो ये बॉब इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन में घूम रहा है, एक साइड की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड, अगले साइड की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है, एक मीन पोजीशन है, इसका सेंटर पोजीशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये मीन पोजीशन है, और इस सेंटर पोजीशन के दोनों तरफ ये टू एंड फ्रो मोशन में है। इसी तरह यहाँ एटम अपने पोजीशन में फिक्स है क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर पे, लेकिन ये मीन पोजीशन के अलोंग ये सारे एटम्स वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ के निकल चुका है, वो फ्री एटम बन गया है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गया है, और जो बचा हुआ पॉजिटिव आयंस है, एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो बचा हुआ पॉजिटिव आयंस है अपने पोजीशन पे फिक्स तो है, लेकिन अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, और ये वाइब्रेशन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये मीन पोजीशन के अबाउट जो वाइब्रेशन है ना, ये मीन पोजीशन के अबाउट जो वाइब्रेशन है एटम्स का, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे एटम्स अपने पोजीशन पे फिक्स है और सपोज दैट इतना वाइब्रेट कर रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, यानी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब इसी से पता चलेगा आपको कि रेजिस्टेंस की तरह कैसे एक्ट करता है, ठीक है। एक मिनट, तो अब क्या होगा, तो एटम्स जैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है। हालांकि अप्लाइड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, चार्ज नेगेटिव है, इसलिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होने लगेगा, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके अंदर क्रिस्टल लैटिस में एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जाहिर है इन इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन है इस सरफेस से इस सरफेस की ओर, हमेशा ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि वेक्टर में आपको पढ़ाया गया है कि कोई भी वेक्टर है, इस वेक्टर में अगर नेगेटिव स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज दैट कोई भी वेक्टर ले लो, मान लो ये p वेक्टर है,
इस p वेक्टर में अगर हम निगेटिव स्केलर सपोज दैट 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से हमने p में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो नया वेक्टर बनेगा ना वो p मैग्नीट्यूड का ही होगा। -1 से अगर हमने मल्टीप्लाइड कर दिया तो p मैग्नीट्यूड का ही होगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर p वेक्टर ये है तो -1 इंटू p, यानी -p वेक्टर जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। -p वेक्टर जो होगा वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी पॉजिटिव वेक्टर को एक नेगेटिव स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पॉजिटिव स्केलर पॉजिटिव वेक्टर है, ठीक है। इस पॉजिटिव वेक्टर में ये लग रहा है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस पॉजिटिव वेक्टर पे इलेक्ट्रॉन्स से के चार्ज से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव है, तो जाहिर है फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E, ठीक है। मींस फोर्स जो है ना एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो चार्ज मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूला से हम लोग रिलेट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज पे लग रहा है तो उस पे इतना फोर्स लगेगा। अब हमें पता है कि ये जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन के केस में ये चार्ज निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में ये चार्ज निगेटिव होता है। तो इसको ले जाके इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू और साइन अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये बन गया आपका वेक्टर F इज इक्वल टू -E इंटू कैपिटल E, जो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर का जो आपका डायरेक्शन होगा उसमें अगर नेगेटिव स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके फोर्स का जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन इस माइनस साइन की वजह से अपोजिट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस प्लेट से इस प्लेट की ओर होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में रास्ते में जो एटम्स है ना, जो बचे हुए पॉजिटिव आयंस हैं, उनका वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन होने से हर बार इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम से टकरा जा रहा है और यही टकराहट जो है, यही कोलाइजन जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यानी उसके फ्री फ्लो में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्री फ्लो में रुकावट क्रिएट करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसके रास्ते में रुकावट बनता है। इसी कारण से रेजिस्टेंस ऑफर होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसी कारण से अभी आपको बताए कि जो एटम्स जो अपने पोजीशन पे फिक्स हैं, जो आयंस बन चुके हैं, क्योंकि सबका फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन्स या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, ये वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन अभी बताया कि ये वाइब्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जाहिर है इस सैंपल का, इस स्लैब का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पहले एटम्स इतना वाइब्रेट कर रहे थे इस एम्पलीट्यूड पे, अब ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जाहिर है मान लो इलेक्ट्रॉन्स को पास करना है ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पास करना है या ऐसे पास करना है। अब यहाँ पे पहले अगर यहाँ पे एटम्स हैं उनका कम वाइब्रेशन है तो टकराने की संभावना कम है, लेकिन अगर ज्यादा वाइब्रेशन है तो टकराने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के अपने एटम से कोलाइजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और नतीजा होगा कि जितना ज्यादा कोलाइजन होगा उतना ज्यादा रुकावट है इलेक्ट्रॉन्स के फ्री फ्लो में। तो इसी कारण से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है आप लोग बता पाइएगा? क्योंकि ये जो है ना, ये एटम्स जो पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं, ये सपोज दैट अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है और हर एक एटम इस तरह अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है। सपोज दैट ये एटम जो पॉजिटिव आयन बन गया है यहाँ तक वाइब्रेट करता है, यहाँ तक वाइब्रेट करता है, इस तरह सब अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है। और ये वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना, इस वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, किसी एक डायरेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, सबका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये क्या है, तो ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर टेम्परेचर इस सैंपल का हम लोग बढ़ा देते हैं तो अब एम्पलीट्यूड बढ़ गया, अब ये हो सकता है यहाँ तक जाने लगे, हो सकता है यहाँ तक जाने लगे, यानी मीन पोजीशन से इतना दूर वाइब्रेट करने लगे टेम्परेचर बढ़ाने से। तो जाहिर है एम्पलीट्यूड कम है तो इतना मान लो इतना ही वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये मान लो इतना ही वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के पास हो जाने का चांस बहुत ज्यादा है।
लेकिन ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर बढ़ गया तो जाहिर है कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा। तो जितना ज्यादा हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने की संभावना अपने एटम से उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्री फ्लो के रास्ते में वो रुकावट है कोलाइजन, इलेक्ट्रॉन्स का एटम से टकरा जाना। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर? और दूसरे कंसेप्ट पे हम लोग आ जाते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस होगा ना, किसी भी मटेरियल में अगर रेजिस्टेंस होगा, उस मटेरियल से अगर हम करंट को पास कराते हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस होगा और उस मटेरियल से अगर हम करंट को पास कराएंगे तो वो मटेरियल हीट हो जाएगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे ये हीट को मैथमेटिकल फॉर्मूला I²R से हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी मटेरियल में जो कंडक्टर का मटेरियल हो, इसके अंदर अगर कुछ रेजिस्टेंस है R, ठीक है, इसके अंदर अगर कुछ रेजिस्टेंस है R, तो इस मटेरियल में अगर करंट फ्लो हम करा रहे हैं वोल्टेज अप्लाई करके, तो करंट फ्लो होने की वजह से ये मटेरियल हीटेड हो जाता है। इसके दूसरे कंसेप्ट पे आ रहे हैं। पहला कंसेप्ट क्या था कि हम लोग हीट करते हैं तो मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा कि रेजिस्टेंस वाले मटेरियल में अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो वो मटेरियल हीटेड हो जाएगा। ठीक है, उसका कंसेप्ट बेसिस से आपको पहले ही बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहा है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन्स आके इस एटम से कोलाइड कर रहा है, इस एटम से कोलाइड कर रहा है, तो कोलाइड करने के दौरान ये जो कोलाइजन होता है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स एक मोशन से आ रहा था, सपोज दैट इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस एटम से टकराने वाला है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जाहिर है वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। इसने क्या किया, टकराहट के बाद आपको बता चुके हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, प्योर कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। यानी इस कोलाइजन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी इस एटम को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, पूरी एनर्जी इस एटम को ट्रांसफर कर देगा। और स्टार्टिंग के क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं हर लॉ के पीछे है, हर फिनोमेनन के पीछे है। तो जाहिर है यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया एटम्स में, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अपीयर होगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको बताया जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जाहिर है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी गई एटम्स में, अब एटम्स मूव तो नहीं कर रहा है लेकिन वाइब्रेट जरूर कर रहा है, तो इतनी एनर्जी गई वो किसी ना किसी फॉर्म में अपीयर होगी। तो क्या होता है, ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने इस एटम को ट्रांसफर किया, वो एनर्जी यहाँ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो जाहिर है ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ये एटॉमिक वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोलाइजन के कारण, यानी किसी मटेरियल में अगर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस वाले मटेरियल में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, वोल्टेज अप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस है और अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करके करंट को फ्लो करा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो जाहिर है इस कोलाइजन्स के वजह से एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, क्योंकि फ्री पैसेज आपके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल रहा है। आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली यहाँ इस सरफेस से इस सरफेस पे नहीं जा पा रहा है। वो जो कोलाइजन्स है ना, किसी न किसी एटम से वो इलेक्ट्रॉन टकरा जा रहा है, वो कोलाइजन्स रुकावट क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के रास्ते में। ठीक है, और इसी से रेजिस्टेंस ऑफर होता है। हमने देखा कि किस तरह एटम्स का वाइब्रेशन होता है। एटम्स का वाइब्रेशन होगा, जाहिर है मान लो एटम्स इस पोजीशन पे फिक्स है, बीच में काफी जगह है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से बीच में से पास होकर निकल जाएगा। मान लो एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, ठीक है, इस तरह से है, तो अगर ये मूव नहीं करे एटम ना, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जाहिर है एटम्स भी अपने मेन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम से जरूर टकरा जाएगा और वही रेजिस्टेंस का कारण बनेगा। अब देखो, ज्यादा मूवमेंट होगा एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर ज्यादा होगा तो टकराने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो हम लोग देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस, ये जो एटम्स है अपने क्रिस्टल लैटिस के पोजीशन में फिक्स, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की उन एटम्स से, उन आयंस से टकराने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी कारण से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा
कि किसी मटेरियल में अगर रेजिस्टेंस है, उससे अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो कराते हैं किसी वोल्टेज को अप्लाई करके, तो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से ये मटेरियल हीटेड हो जाता है। इसका भी कारण आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है टकराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स ने जो वेलोसिटी गेन की, इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन है और कंप्लीट ट्रांसफर एटम में होगा तो कंजर्वेशन एनर्जी हर जगह है। ये एनर्जी गई तो किसी ना किसी फॉर्म में अपीयर होगी, तो ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन एटम्स में ट्रांसफर हुआ वो हीट एनर्जी के रूप में डेवलप होता है। तो इसी कारण से ये दूसरा कांसेप्ट होता है कि किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस है, अगर उससे हम इलेक्ट्रॉन्स को पास कराते हैं यानी करंट को फ्लो कराते हैं तो मटेरियल हीटेड हो जाएगा। मेरे ख्याल से दोनों कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? कि होता क्या है, किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है यानी इलेक्ट्रिक करंट है उस कंडक्टर में, तो वहां हीट जनरेट होगा। और क्यों हीट जनरेट हो रहा है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलाइजन हो रहा है एटम से, जिसकी वजह से वहां पे हीट जनरेट हो रहा है। तो ये चीज एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ये चीज आप लोगों को लिखा भी चुके हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, अब पावर कितना एब्जॉर्ब होगा रेजिस्टर के अंदर, पावर कितना एब्जॉर्ब होगा रेजिस्टर के अंदर, इसमें हम लोग आ जाते हैं। तो टॉपिक दे दीजिए पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द रेजिस्टर। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि मान लो कोई भी सैंपल है कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर का सैंपल है, इसमें अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरह से सपोज दैट हमने कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स यानी डीसी सोर्स हमने यहाँ पे दे दिया, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इस सैंपल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब क्या है, तो इस पूरे मटेरियल में जगह जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये रेड डॉट्स मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हर जगह, और ये इतना ज्यादा एटम्स है और हर एटम्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि हम लोग इसको बोलते हैं पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र हो उस तरह से। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगेगा। क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का, तो यहां पे बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एनीवन? राइट टू लेफ्ट। यस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगा, ठीक है, लेकिन मूव करने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो किसी ना किसी एटम से टकरा रहा है जो अपने पोजीशन पे फिक्स है, और इसी कोलाइजन के कारण ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से उसकी जो एनर्जी थी यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी, हर एक इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी एटम्स को ट्रांसफर कर दिया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह है, वो एनर्जी ट्रांसफर तो हुआ लेकिन किसी न किसी फॉर्म में अपीयर तो जरूर होगा, तो वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होने लगता है, इसी कारण से वहां हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो जाहिर है हीट जनरेट हो रहा है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी इस क्रिस्टल में, इस सैंपल में, इस स्लैब में, और स्लैब कौन सा है, कंडक्टर स्लैब में, ठीक है, इस कंडक्टर स्लैब में अगर रेजिस्टेंस R है, हमने V वोल्टेज लगा के I करंट को यहाँ फ्लो करा दिया, कन्वेंशनल करंट I, ठीक है, आगे चल के आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट बताएंगे। तो कन्वेंशनल करंट I फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, बताएंगे इन दोनों को आगे चल के पूरा डिटेल से। तो अभी अगर कन्वेंशनल करंट सपोज दैट I फ्लो हो रहा है, तो इस I कन्वेंशनल करंट के वजह से यहाँ पे हीट डेवलप हो रहा है, यानी जाहिर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और हमें पता है कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। ध्यान से समझना है सर्किट में, यहाँ इस सिस्टम में एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स में आ जाओ। टेक्निकल वर्ड्स में यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, बताइए कोई, टेक्निकल वर्ड्स में बताइए हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। चलो टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर लॉ के पीछे है,
और वर्क एनर्जी थ्योरम हर लॉ के पीछे है। स्टार्टिंग के क्लासेस में भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम होता है और कैसे एनर्जी देके हम लोग वर्क करते हैं और वर्क करके फिर से कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बदलाव करके पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव कर देते हैं, यानी हमारा किया हुआ वर्क एनर्जी में फिर से अपीयर होने लगता है। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, जाहिर है इलेक्ट्रिकल वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी देना होगा। एनर्जी हम लोग कैसे दे रहे हैं? इस वोल्टेज सोर्स से हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और हर बार हमें पता है कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम क्या होता है, तो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम पावर होता है। यानी यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट, यानी इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वोल्टेज सोर्स हमने दिया, करंट फ्लो होने लगा, तो ये वोल्टेज इनटू करंट जो है यही आपका इलेक्ट्रिकल पावर होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, वर्क को देने के लिए, वर्क को करने के लिए एनर्जी यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं और हमें पता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ इतना इलेक्ट्रिकल पावर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जाहिर है ये पावर कहाँ जा रहा है? जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, एनर्जी कहाँ जा रहा है अभी बताइए? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जाहिर है ये जो एनर्जी इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस वोल्टेज सोर्स को लगा के, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स को लगा के, ये एनर्जी वहीं पे होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय तो कर नहीं रहे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ ये जो एनर्जी दे रहे हैं ना इस वोल्टेज सोर्स को लगा के, ये कहाँ जा रहा है बताइए? ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी इस सैंपल के हीट एनर्जी में डेवलप हो रहा है, इस सैंपल के हीट एनर्जी में डेवलप हो रहा है। यानी हम लोग कहें तो यहाँ से एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस वोल्टेज सोर्स की वजह से, वो इस मटेरियल में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है और एब्जॉर्ब होके हीट के रूप में डेवलप हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझो, ये वोल्टेज सोर्स लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस मटेरियल के सैंपल में एब्जॉर्ब हो रहा है और एब्जॉर्ब होके हीट एनर्जी के रूप में अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी का कंसीडरेशन हो गया और हमें पता है एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू पावर। यानी अब दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो पावर अप्लाई कर रहे हैं ये वोल्टेज सोर्स लगा के, ये पावर इस मटेरियल में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है और एब्जॉर्ब होके हीट एनर्जी हीटिंग पावर के रूप में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में चर्चा हो रही है कि अब मैथमेटिकली हम लोग देख लें कि कितना पावर उस सैंपल में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो टॉपिक दे दीजिए पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर, पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे रेजिस्टर के अंदर कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा होगा। मैथमेटिकली हम लोग क्या कह सकते हैं? रेजिस्टर के अंदर कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा होगा? फिर से आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जो बार बार बहुत बताते हैं तुम लोगों को। कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा होगा? यस, जितना एनर्जी पर यूनिट टाइम दे रहे हैं। तो देखो इतना पावर हम दे रहे हैं इनपुट में, यही पावर तो एब्जॉर्ब हो रहा होगा वहां पे। अगर मान लो कोई और फैक्टर नहीं इन्वॉल्व है, मान लो पावर कहीं और नहीं बर्बाद हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर दो। बाकी फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे आगे चल के। अभी अगर बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर दें तो ये पावर जो इनपुट दे रहे हैं ना, वही पावर हीट के फॉर्म में यहाँ डेवलप हो रहा है। यानी यही पावर इन्वॉल्व है जो हीट के फॉर्म में रेजिस्टर के अंदर डेवलप होगा। यही पावर जो हम इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर में लिख लीजिए P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। अब आपको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ का थोड़ा सा आपको बता चुके हैं। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है इस केस में? तो इस केस में अगर V वोल्टेज सोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ इस मटेरियल का R रेजिस्टेंस है और V वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से I करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ के मैथमेटिकल इक्वेशन से हमें पता है V इज इक्वल टू RI, ठीक है। ओम्स लॉ के मैथमेटिकल इक्वेशन से पता है V इज इक्वल टू RI। मेक इट इक्वेशन नंबर A। अब इक्वेशन नंबर A से V की वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लिख लीजिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V फ्रॉम इक्वेशन नंबर A into this equation we have, ठीक है। तो यहां जब हम लोग पुट कर देंगे ना
V की वैल्यू को ले जाके जब हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? V की वैल्यू ले जाके जब वहां हम लोग पुट कर देंगे तो यू विल गेट P इज इक्वल टू, अब V की जगह हम लोग IR पुट कर देंगे, IR इंटू I, और ये बन जाएगा आपका I स्क्वायर R। तो ये आया मैथमेटिकल इक्वेशन P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी यही मैथमेटिकल वैल्यू जो है इतना ही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हमें पता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम पावर है, यानी इतना ही इलेक्ट्रिकल पावर हीट पावर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इतना ही इलेक्ट्रिकल पावर हीट पावर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इससे हमने देखा कि आपके रेजिस्टर के अंदर अगर एक रेजिस्टर को जिसका रेजिस्टेंस R है उसको अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने डाला तो इतना पावर हीट के फॉर्म में एम्पियर होगा, और जाहिर है पावर है तो इसका यूनिट वाट होगा यहाँ पे। क्लियर? अब आ जाइए इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। अब जाहिर है ये जो पावर डेवलप हुआ ना, ये पावर डेवलप हुआ हीट के फॉर्म में डेवलप हुआ, और कहां से गया वो? तो हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल पावर दिया, उसके वजह से वो वहां पे हीट पावर में डेवलप हुआ। जाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में अगर हम लोग उसको देखें ना तो वो पावर हमारा बर्बाद हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर लॉस्ट और एनर्जी लॉस्ट। क्यों बर्बाद हो रहा है वो पावर जो हीट में अपीयर हुआ? क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि वो पावर बर्बाद हो गया जो हीट में अपीयर हुआ? एनीवन? क्योंकि सर वो करंट को रोक रहा है इसीलिए। नहीं, करंट को रोकने के वजह से ही वो पावर हुआ है, रेजिस्टेंस के वजह से ही हीट में कन्वर्शन हुआ है, वो तो अलग चीज है। उस मटेरियल में रेजिस्टेंस था, हमने वोल्टेज अप्लाई करके करंट फ्लो कराया, तो वहां पर हमारे करंट के फ्लो कराने के वजह से ही हीट एनर्जी डेवलप हुई है या हीट पावर डेवलप हुआ है। ठीक है, ये बर्बाद इसलिए हो रहा है, हम लोग इसको बोलेंगे एनर्जी लॉस्ट या पावर लॉस्ट, इसलिए कि यहाँ जो हीट एनर्जी में जो पावर चला गया ना, ये इलेक्ट्रिकल पावर जो हमने दिया जो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको वापस इलेक्ट्रिकल में हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। वापस चाहें कि उसको फिर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूटिलाइज कर सकें तो हम नहीं कर सकते। उस हीट को किसी और तरीके से हम वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के किसी काम का नहीं है, यानी वो हमारा लॉस है, वो हमारा वेस्टेज है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनर्जी लॉस्ट या पावर लॉस्ट। तो अगला टॉपिक दे दीजिए, एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला टॉपिक दे दीजिए एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस। सर मोटा तार का यूज करेंगे तो लॉस नहीं होगा ना? क्या यूज करेंगे? मोटा तार, मोटा कंडक्टर का यूज। देखो मोटा कंडक्टर का भी अगर यूज करेंगे ना, देखो होता क्या है, हमें पता है फॉर्मूला, आगे चल के बताएंगे भी आपको, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कंडक्टर इस तरह का है, सपोज दैट कंडक्टर आपका इस तरह का है, तो ये जो रेडियस है इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये सर्कुलर एरिया है पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो है क्या यहाँ पे कि अगर मोटा कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं, तो एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा उस मटेरियल का, पॉसिबल है? रेजिस्टेंस जीरो होता है एक ही केस में, जब हम लोग सुपर कंडक्टिविटी अचीव करते हैं, तो वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सिचुएशन में सुपर कंडक्टिविटी अचीव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग एरिया बढ़ा के रेजिस्टेंस कम तो कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस खत्म तो नहीं हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, और जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा इसमें करंट फ्लो होने की वजह से I स्क्वायर R हीट तो डेवलप होगा ही होगा, और ये हीट वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वापस इलेक्ट्रिकल पावर में हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये लॉस है। ठीक है, तो इसी के बारे में आ जाइए, एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये पावर का जो इक्वेशन था, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। पावर का जो इक्वेशन हमने निकाला कि रेजिस्टेंस के अंदर कितना इलेक्ट्रिकल पावर हीट पावर में कन्वर्ट होता है, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, और इससे ही हम लोग निकाल लेंगे एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस। तो नया टॉपिक है आपका एनर्जी लॉस्ट
इन द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के अंदर कितनी एनर्जी बर्बाद हुई वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं ना पावर को P से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं और एनर्जी और वर्क डन को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। मींस हमने आपको बताया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं हमेशा। आपको मैंने स्टार्टिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वर्क डन के एग्जांपल में बताया था कि किस तरह यहाँ से मसल से एनर्जी लगा के एक ब्लॉक को H लेवल से 0 लेवल से उठा के H लेवल पे रखते थे और H लेवल के प्लेटफॉर्म पे रखने से यहाँ पे mgh काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती थी। यानी मैंने वर्क किया और वर्क करके मैंने यहाँ छोड़ा तो मेरा किया हुआ वर्क वापस एक एनर्जी में डेवलप हो गया। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। इसी कारण से दोनों का यूनिट भी हम लोग एक ही यूज करते हैं, जूल। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग E से भी इंडिकेट करते हैं और W से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, तो एनर्जी और पावर का रिलेशन या वर्क और पावर का रिलेशन मैथमेटिकली कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क और एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P dt। कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू पावर, या दूसरे शब्दों में कहें तो वर्क डन बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू पावर। कह सकते हैं अगर छोटा वर्क है या छोटी एनर्जी है तो हम लोग यहाँ कह देंगे D लगा देंगे वहां पर। अगर छोटा वर्क और छोटी एनर्जी है तो हम लोग यहाँ DE लगा देंगे, DW लगा देंगे। क्लियर? तो एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन या वर्क डन बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू पावर। इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू P इंटू dt निकाल सकते हैं। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को लिख लीजिए। और कहां से कहां तक होगा? तो हमने 0 टाइम में स्टार्ट किया और सपोज दैट T टाइम तक वर्क किया यहाँ पे। क्लियर? तो इससे एनर्जी लॉस्ट इन रेजिस्टर हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, और पावर की वैल्यू देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पावर की वैल्यू को डिराइव किया था। इस केस में कितना था वो पावर की वैल्यू? इक्वेशन नंबर 1 में I²R। ठीक है, तो पावर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट कर लीजिए। पावर की वैल्यू जो हमने पहले निकाला है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, पावर की वैल्यू जो हमने पहले निकाला है इक्वेशन नंबर 1 में, इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू I²R इंटू T। तो ये बन गया I²R T। ठीक है, अब जाहिर है वर्क और एनर्जी, ये एनर्जी है इसलिए ये हो गया जूल्स। यानी आपके रेजिस्टर के अंदर इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई जो हीट एनर्जी के रूप में अपीयर हो रही है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है आपके रेजिस्टर के अंदर जो हीट एनर्जी के रूप में अपीयर हो रही है, और जाहिर है ये हमारा लॉस है जो रेजिस्टर के अंदर चला गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टर। ठीक है, तो ये रेजिस्टर के अंदर इतनी एनर्जी लॉस हो गई जो हीट के रूप में अपीयर हो रही है। क्लियर? और लॉस क्यों है पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इस हीट एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करके अपनी दूसरी जरूरतों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब एक टर्म और हम लोग लिख सकते हैं उसमें नीचे, इसको दूसरी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये जो आया आपका मेक इट इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग और दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं ओम्स लॉ का फिर से यूज करके। ओम्स लॉ से आपको पता है, ओम्स लॉ से हमने देखा था कि अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस R है, V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और I करंट फ्लो हो रहा है, तो ओम्स लॉ से हमें ये मिलता था। ओम्स लॉ के इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पुट करें, ओम्स लॉ के इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? ओम्स लॉ से हमें ये वैल्यू मिला, इससे हम लोग कह सकते हैं I की वैल्यू, यानी इससे फर्दर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये I की वैल्यू ले जाके
इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ये I की वैल्यू ले जाके हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो व्हाट वुड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो V अपॉन R, I की जगह इसकी वैल्यू को ले जाके हम लोग पुट कर दे रहे हैं, I की जगह I स्क्वायर R की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, ये हमें मिलेगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये स्क्वायर वाला R और ये सिंगल R मीन्स V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमें ये भी मिल गया। ये भी क्या है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द रेजिस्टर, ठीक है। तो एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टर हमें दो इक्वेशन से मिल रहा है और डेफिनेटली एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट भी जूल्स ही होगा। ठीक है, तो हमें दो मैथमेटिकल इक्वेशन मिल रहा है एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टर का। एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमें करंट के टर्म में मिल रहा है और एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमें वोल्टेज के टर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। ओके, तो दो मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टर आपका क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज हमेशा हम जो बात करते हैं, हम जो सीखते हैं, हम जो जानते हैं, उसको एक दूसरे तक कम्युनिकेट करने का जरिया लैंग्वेज है। तो ड्राइंग और मैथमेटिक्स को हम लोग इंजीनियरिंग का लैंग्वेज बोलते हैं, यानी जो चीज़ों को हमने समझा उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इंजीनियरिंग और आपका इंजीनियरिंग में जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं वो हमेशा ड्राइंग और मैथमेटिक्स है। तो यहाँ देखो जो चीज़ें हमने समझा कि किस तरह से एक मटेरियल में जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें V वोल्टेज अप्लाई करके इलेक्ट्रिक करंट I इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम फ्लो कराते हैं तो उस मटेरियल में हीट डेवलप होगा। और हीट कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, तो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन से हमने डेवलप कर दिया, हमने डिजाइन कर दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन से हमने एक्सप्रेस कर दिया कि इतना मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से इतना हीट या फिर इतना हीट आपके उस मटेरियल के अंदर डेवलप हो जाएगा। और ये हीट लॉस्ट है, इसलिए कि उस हीट को वापस इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग हुई इतनी?